हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस। एक बार फिर से आप सभी लोगों को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फन में। आज है 1 जुलाई 2021 और आज हम करने वाले हैं टॉप 15 करंट अफेयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस। हर एक क्वेश्चन के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में कौन अपना पहला मानव रहित मिशन है लॉन्च करेगा। जो दिसंबर 2021 है वो कौन उसमें अपना मानव रहित मिशन है पहला वो लॉन्च करेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसरो। इसरो है दिसंबर 2021 में अपना पहला मानव रहित मिशन है वो लॉन्च करेगा। अगर इसरो की बात करें तो इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन। यह मिशन है कोरोना की वजह से 1 साल है वो देरी से चल रहा है। इसका जो प्रक्षेपण है वो दिसंबर 2020 में होना था, मतलब ये 1 साल लेट हो गया है। ये पहले ही 2020 में इसको लॉन्च करना था। कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर के से इसरो के उपकरणों की आपूर्ति पर असर होने से गगनयान कार्यक्रम है वो गंभीर रूप से प्रभावित हुआ था। इस जो कार्यक्रम का नाम है वो है गगनयान। और पहली और दूसरी लहर के कारण कोरोना की वजह से जगह जगह है वो लॉकडाउन लगाया जा रहा है। उसी की वजह से है इसके जो उपकरण है वो मिलने में बहुत ही कठिनाई हो रही है। तो इसीलिए इसको है वो 1 साल ये मिशन है वो देरी से चल रहा है। अगर बात करें गगनयान कार्यक्रम के उद्देश्य की, तो इसका उद्देश्य है भारतीय अंतरिक्ष यान के जरिए मानव को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और उन्हें धरती पर सुरक्षित वापस लाने की प्रदर्शन का है। ये है वो मानव को पृथ्वी के केंद्र में भेजेगा और वहां से वापस लाने का इसका उद्देश्य है। और अब ये 1 साल देरी से चल रहा है। इसी के साथ ये 2021 में अपना पहला मानव रहित मिशन है लॉन्च करेगा। अंतरिक्ष राज्य मंत्री की बात करें तो वो जितेंद्र सिंह है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, केंद्र सरकार ने हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल है वो एक बार फिर कितने साल के लिए बढ़ा दिया। जो अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल, इनका कार्यक्रम है वो कितने साल का बढ़ा दिया गया। तो आपके ऑप्शन है 1 साल, बी 2 साल, सी 3 साल या फिर डी 4 साल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 साल। तो केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल है फिर से 1 साल के लिए बढ़ा दिया। आप इमेज में देख सकते हैं, ये है के वेणुगोपाल। अब वेणुगोपाल अपने पद पर 30 जून 2022 तक है वो रहेंगे। इससे पहले 2020 में उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया था और अब फिर 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। के वेणुगोपाल 1 जुलाई 2017 को भारत के अटॉर्नी जनरल बनाया गया था और उन्होंने भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल के रूप में 3 साल के लिए है वो शपथ ली थी। 2020 में इनका कार्यकाल समाप्त होना था। इनका कार्यकाल 2020 में 1 साल के लिए बढ़ाया गया था और अब इनका 1 साल के लिए फिर बढ़ाया गया। अब इनका कार्यकाल है वो 30 जून 2022 तक रहेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, डीआरडीओ ने दोहरी मार करने वाली किस परमाणु मिसाइल का है सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। जो डीआरडीओ है उसने कौन सी परमाणु मिसाइल है उसका सफलतापूर्वक परीक्षण है हाल ही में किया है। तो आपके ऑप्शन है पृथ्वी, सी अग्नि प्राइम, डी निर्भया या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अग्नि प्राइम। तो इसका जो डीआरडीओ है उसने दोहरी मार करने वाली अग्नि प्राइम परमाणु मिसाइल है उसका सफल परीक्षण है वो कर लिया है। सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल की जो क्षमता है अग्नि प्राइम की, तो वो है 2000 किलोमीटर। कितनी है इसकी? 2000 किलोमीटर इसकी क्षमता है और ये सतह से सतह पर वार कर सकती है। डीआरडीओ ने उड़ीसा के तट पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के अग्नि प्राइम का है वो सफलतापूर्वक परीक्षण है वो किया है। कहाँ किया है? उड़ीसा के तट एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर। यह मिसाइल है वो परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के पैनल ने निम्न में से किस महिला क्रिकेटर को डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि जो एंटी नेशनल डोपिंग एजेंसी है उसने कौन सी महिला क्रिकेटर है जिस पर 4 साल का है बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका अंशुला राव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अंशुला राव है, उन पर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है डोपिंग के मामले में इन पर 4 साल का है प्रतिबंध लगा दिया है। अंशुला डोप टेस्ट में फेल होने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर हैं। इससे पहले डोप टेस्ट में कोई भी फेल नहीं हुआ था। अंशुला राव हैं वो पहली महिला हैं और मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाली मध्य
प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाली अंशुला के जो दोनों सैंपल की टेस्टिंग, मतलब इनके 2 टेस्ट हुए थे और दोनों सैंपलों की टेस्टिंग के बाद है ये फैसला लिया गया और अब इन्हें 4 साल के लिए है वो क्रिकेट से बैन कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर है वो कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9.6। जो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च वित्त वर्ष 2021 और 22 है उसकी भारत की जो जीडीपी दर है वो 9.6 रहने का है अनुमान लगाया है। इससे पहले रेटिंग एजेंसी ने इसके 10.1 यानी 10.1 रहने का अनुमान लगाया था और अब यह 9.6 पर गिर गई है। यह दर है वो 31 दिसंबर 2021 तक भारत द्वारा पूरी आबादी का टीकाकरण करने पर निर्भर करती है। अगर ये टीकाकरण नहीं हो पाता है भारत की पूरी आबादी का तो यह जीडीपी दर है वो गिर भी सकती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में स्वर्ण पदक जीतकर कौन दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज है वो बन गई है? किसने हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है और अपने नाम दुनिया की नंबर 1 तीरंदाजी का खिताब है वो किया है? तो ये बनी है दीपिका कुमार, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो है बिल्कुल राइट आंसर, दीपिका कुमार। आप इमेज में देख सकते हैं ये हैं दीपिका कुमार और यही अब दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज है बन चुकी हैं। विश्व तीरंदाजी ने 28 जून 2021 को अपनी ताज़ा रैंकिंग जारी की है जिसमें दीपिका को पहला स्थान है वो प्राप्त हुआ है और दीपिका कुमार ने साल 2012 में तीरंदाजी में शीर्ष स्थान हासिल किया था और दूसरी बार यह उपलब्धि है उन्होंने हासिल की है। दीपिका कुमार ने रूस की 17वीं, सॉरी गाइस यहाँ 70 नहीं होगा 17वीं होगा, 17वीं रैंक प्राप्त करनी अलीना ओसिपोवा को 6-0 के अंतर से, कितने 6-0 के अंतर से हराकर ये खिताब है अपने नाम किया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी है वो कौन बन गई हैं? ऐसी कौन है जिन्होंने अपना हाल ही में सभी प्रारूपों में डेब्यू किया है और वो भारतीय युवा खिलाड़ी बन गई हैं? तो ये हैं आपकी शेफाली वर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट आंसर। शेफाली वर्मा सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी हैं वो बन गई हैं। आप इमेज में देख सकते हैं ये है शेफाली वर्मा। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा है ब्रिटेन में इंग्लैंड के खिलाफ पहली महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में उतरते ही सभी प्रारूपों में पदार्पण करने वाली भारत की युवा क्रिकेटर हैं बन गई हैं। इन्होंने सभी प्रारूपों में पदार्पण करने के लिए जो समय लिया था वो लिया था 17 साल 150 दिन। कितना? 17 साल 150 दिन का इन्होंने टोटल समय लिया था। इस सूची में अफगानिस्तान के 17 साल 78 दिन, कितने? 17 साल 78 दिन, 78 डेज के मुबीज उर रहमान है वो इस लिस्ट में है वो शीर्ष पर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, जस्टिस रमना ने हाल ही में कौन सी पुस्तक है उसका विमोचन किया है? तो जस्टिस रमना ने हाल ही में अनोमलीज एंड लॉ एंड जस्टिस है इसका विमोचन किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हैं एन.वी. रमना और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं आर.वी. रविंद्रन और इनके द्वारा लिखी गई है एनोमलीज एंड लॉ एंड जस्टिस और इसी का इन्होंने विमोचन किया है। यह पुस्तक है आम आदमी को यह समझाने के लिए एक प्रयास है कि कानून और कानूनी प्रणाली अभी तक है वो विकसित हो रही है और यह कि लंबे समय से सिस्टम में बनी हुई समस्याओं को हल करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण सोच की आवश्यकता है। पुस्तक में जो ये पुस्तक है, पुस्तक में क्रियात्मक और साथ ही नागरिक प्रक्रिया, चुनावी सुधार और वैकल्पिक विवाद तंत्र से संबंधित वास्तविक कानून भी शामिल है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में केंद्र ने किसका उद्घाटन किया है? जो केंद्र है उसने हाल ही में किसका उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शन है ए राहत योजना, बी हाई स्पीड ट्रैक, सी नेशनल पार्क या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाई स्पीड ट्रैक। तो केंद्र ने हाल ही में हाई स्पीड ट्रैक है इसका उद्घाटन किया है। भारी उद्योग व सार्वजनिक उद्यम मंत्री हैं वो प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने इंदौर में इस हाई स्पीड ट्रैक का है उद्घाटन किया है। ये 1000 एकड़ भूमि के क्षेत्र में विकसित दोपहिया वाहनों से लेकर भारी ट्रक, जो दोपहिया वाहनों से लेकर भारी ट्रक तक है उसकी व्यापक श्रेणियों में वाहनों के लिए है वो सभी प्रकार के उच्चम प्रदर्शन के लिए वन स्टॉप है समाधान है। यह जो ट्रैक है वो एशिया का सबसे लंबा और दुनिया
का 5वां, एशिया का सबसे लंबा ट्रैक है और दुनिया का है वो 5वां सबसे लंबा ट्रैक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा फिलिप्स को हाल ही में किसमें शामिल किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा FATA यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो फिलिप्स को हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसमें शामिल कर लिया गया है, उसकी जो ग्रे लिस्ट है उसमें शामिल किया गया है। फिलिप्स को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो ग्रे लिस्ट है उसमें शामिल किया गया है। FATF ने अपने क्षेत्राधिकारों की जो ग्रे लिस्ट जारी की है उस पर अधिक है निगरानी रखी जाएगी और अभी इसी में फिलिप्स को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। फिलिप्स के अलावा इसमें हैती, माल्टा और दक्षिण सूडान को भी इस ग्रे लिस्ट में है जोड़ा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने किसे नियुक्त है करेगी? जो अंतरिक्ष एजेंसी है यूरोप की वो हाल ही में किसे नियुक्त करेगी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री। तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है वो दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री है उसे हाल ही में नियुक्त करेगी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है वो दुनिया के पहले शारीरिक रूप से अक्षम यानी कि जो पहले शारीरिक रूप से अक्षम अंतरिक्ष यात्री है उसको नियुक्त करने की, उसको लॉन्च करने की है योजना बना रही। इस भर्ती के लिए है 22,000 आवेदन है वो प्राप्त कर चुकी है। ESA पैरा एस्ट्रोनॉट के लिए तकनीक विकसित कर रहा है और यह दुनिया का संदेश देगा कि अंतरिक्ष है वो सभी के लिए है। यहाँ हर तरह के लोग हैं वो जा सकते हैं, चाहे वो विकलांग हो, नॉर्मल हो, किसी भी तरह के लिए लोग हैं ये जा सकते हैं। इसका जो संदेश है वो दुनिया को अंतरिक्ष है वो सभी के लिए है। और अब यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है वो 22 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी जो स्थापना है वो 1975 में हुई थी। कब हुई थी? 1975 में हुई थी। उसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में शिवन का निधन हो गया है, वह कौन थे? जो शिवन है उनका हाल ही में निधन हो गया, आप इमेज में देख सकते हैं ये है शिवन, इनका हाल ही में निधन हो गया। तो ये कौन थे? आपके ऑप्शन है लेखक, पत्रकार, डी निर्देशक या फिर डी अभिनेता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका सी निर्देशक यानी कि जो शिवन है वो एक निर्देशक थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है। शिवन बॉलीवुड के दिग्गज छायाकार और निर्देशक थे। यह सर्वश्रेष्ठ छायाकार मलयालम फिल्म उद्योग में चैमीन नामक फिल्म के लिए इनकी जो तस्वीरें ली गई थी वो काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी। मतलब ये कैमरामैन और निर्देशक थे, उनके जो चैमीन नामक फिल्म थी उसमें जो फोटोज़ ली गई थी उनके द्वारा ये फेमस हुए थे। इन्होंने अपने करियर में 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार है वो जीता था। उनकी लोकप्रिय फिल्मों में से अभयम, यम, केशु, केचू मोहगल और औरू यात्रा जैसी कई फिल्में शामिल हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, शंभुनाथ श्रीवास्तव को हाल ही में किस का चेयरमैन है वो नियुक्त किया गया है? जो शंभुनाथ श्रीवास्तव हैं उनको हाल ही में IFUN है इसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आप इमेज में देख सकते हैं ये है शंभुनाथ श्रीवास्तव। इसी के साथ इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और छत्तीसगढ़ के पूर्व प्रमुख लोकायुक्त न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त हैं शंभुनाथ श्रीवास्तव और इनको इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन का अध्यक्ष है वो चुना गया है। यानी कि IFUN का है अध्यक्ष चेयरमैन है वो नियुक्त किया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में 30 जून को कौन सा दिवस है वो मनाया गया है? जो 30 जून को है वो कौन सा दिवस मनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका उपरोक्त सी यानी कि दोनों, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह और अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति दिवस वो ये दोनों दिवस हैं वो 30 जून को मनाए गए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संसद दिवस प्रगति की समीक्षा करने का जो समूह है संसदों में कुछ समय प्रमुख कार्यों के लिए जो प्राप्त अधिक प्रतिनिधि करने में समय के साथ आगे बढ़ने के लिए उसके बारे में जानकारी के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय संसद दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध ग्रह दिवस का उद्देश्य है वो शुद्ध ग्रह प्रभाव के खतरे के बारे में जागरूक करना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, भारत का कौन सा राज्य रैबीज मुक्त है वो बन गया है? जो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें रैबीज के अभी तक एक भी केस नहीं आए हैं? तो मुक्त बन गया है, रैबीज मुक्त। तो आपके ऑप्शन है गोवा, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र या फिर डी तमिलनाडु। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ए गोवा यानी कि जो गोवा, भारत का गोवा राज्य है वो रैबीज मुक्त बन गया है। ये है गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और
इन्होंने ही गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने ही 23 जून 2021 को यह कहा है कि राज्य में पिछले 3 वर्षों से एक भी रेबीज का मामला दर्ज नहीं किया गया है, इसलिए गोवा को रेबीज मुक्त राज्य है वो घोषित कर दिया गया है। यह रेबीज नियंत्रण का कार्य मिशन रेबीज योजना द्वारा किया जाता है। इसे केंद्र सरकार के अनुदान द्वारा है चलाया जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली सुबह करंट अफेयर की वीडियो आपको मिल जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।